नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 11th का यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं सर्वप्रथम केमिस्ट्री का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, केमिस्ट्री से परिचय करवाऊंगा, केमिस्ट्री क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ब्रांचेज कौन कौन हैं, इसके स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ को आपको मैं बतलाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपको पहले ये बतलाने जा रहा हूँ कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस किसे कहते हैं? साइंस is the systematically organized body of knowledge which based upon observation and experiment। साइंस जो है ज्ञान का क्रमबद्ध एकीकृत भंडार है जो परीक्षण और प्रयोग पर आधारित होता है। जो ज्ञान हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। टर्म साइंस लैटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव हुआ है। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल को कहा जाता है। आगे मैं साइंस के ब्रांचेज के बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि साइंस के कितने ब्रांच होते हैं। साइंस के ब्रांचेज के बारे में आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ। साइंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रांचेज। साइंस को हम लोग मोटे तौर पर 3 शाखाओं में बांट सकते हैं। कितने शाखाओं बांट सकते हैं? 3 शाखाओं में बांट सकते हैं। पहला है नेचुरल साइंस, दूसरा सोशल साइंस, तीसरा फॉर्मल साइंस। साइंस को हम लोग 3 शाखाएं में बांटे हैं, जिसमें पहला है नेचुरल साइंस, दूसरा आपका है सोशल साइंस और तीसरा है फॉर्मल साइंस। नेचुरल साइंस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। नेचर में जो घटनाएं जो घट रही है, फेनोमेनन्स जो हो रहा है, उसकी हम अध्ययन करते हैं। साइंस के उस ब्रांच को नेचुरल साइंस कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं या कहिए सब ब्रांचेज हैं, जैसे फिजिकल साइंस जिसको फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस। बायोलॉजी देखिए, लाइफ साइंस आप लोग हिंदी में इसको जीव विज्ञान कहते हैं। लाइफ माने जीव और साइंस मतलब विज्ञान, इसीलिए इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। सोशल साइंस के अंदर हम लोग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक तरह से समाज में जो घटनाएं घट रहे हैं या जो पहले घटे थे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे हिस्ट्री है, सिविक्स है
इकोनॉमिक्स है, एक फॉर्मल साइंस होता है तीसरा ब्रांच। ये फॉर्मल साइंस के अंतर्गत हम लोग नंबर्स एंड यूनिट्स का रिलेशन पढ़ते हैं, नंबर एंड यूनिट्स का रिलेशन पढ़ते हैं। जैसे आपको 5 लेना है तो 5 क्या लेना है? 5 मीटर लेना है, 5 केजी लेना है, 5 लीटर लेना है। तो केवल 5 कहने से क्लियर नहीं होता है कि आखिर 5 हमको क्या लेना है, तो उसके साथ हमको यूनिट लगाना है। तो जिसमें हम नंबर एंड यूनिट्स और उसके बीच रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग फॉर्मल साइंस कहते हैं। जैसे इसमें हो गया लॉजिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और भी सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आता है। अब हम लोग मुख्य रूप से जो हम लोग का 11th का जो पहला यूनिट है, जिसमें पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। तो बच्चों, अब हम केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेज होते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals with the study of structure, composition, properties and usage of matter. Also study changes take place in matter and laws which govern these changes. कह रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है नेचुरल साइंस की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, यूज यानी उसके उपयोग का अध्ययन करते हैं। ये भी अध्ययन करते हैं कि मैटर में क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, और वो चेंज को जो नियम संचालित कर रहा है, गवर्न कर रहा है, वो नियम क्या है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और अगर विस्तार से हमको उसको डिफाइन करना हो तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals with the study of structure, composition, properties and usage of matter. Also study changes takes place in matter and laws which govern these changes. According to Roald Hoffman के अनुसार chemistry is the science of molecules. Roald Hoffman के अनुसार chemistry is the science of molecules and their transformation. यानी कहने का मतलब है कि हॉफमैन साहब जो कह रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है वो मोलेकुल्स का विज्ञान है, और एक मोलेकुल जो दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी इन्हीं को कहा जाता है। अब हम लोग आगे केमिस्ट्री के जो ब्रांचेज हैं, खास करके जो मॉडर्न जो अप्रोच आया है, मॉडर्न केमिस्ट्री का जो ब्रांचेज है उसके बारे में जानते हैं।
बच्चों, केमिस्ट्री का मेन 5 ब्रांच होता है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। दूसरा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे कार्बनिक रसायन। तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री हुआ कि जिसमें हम लोग केमिकल सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं, ऑब्टेनिंग, प्रोसेसिंग एंड information about the compound, about the mixture, उस ब्रांच को हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और लास्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग जैव रसायन कहते हैं, मतलब जीवों का रसायन। जीवों का रसायन का मतलब हुआ कि प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लिविंग बीइंग्स एंड रिलेटेड टू लिविंग बीइंग्स, यानी जो केमिकल प्रोसेस जीवों के शरीर के अंदर हो रहा है या जो केमिकल प्रोसेस जीवों से संबंधित है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री के उस शाखा को हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री का जो मेन ब्रांचेज है वो 5 है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। इसमें हम लोग मैटर के कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। किसके प्रिंसिपल का उपयोग करके? फिजिक्स के प्रिंसिपल का उपयोग करके। फिजिक्स के प्रिंसिपल के उपयोग करके जब हम मैटर का अध्ययन करते हैं तो केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हम लोग कार्बन के कंपाउंड को अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। जो तीसरा हमारा ब्रांच है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। इसमें सारे जो अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज और उसके उपयोग का अध्ययन करते हैं। ऐसा भी हम लोग कहते हैं कि कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो उस ब्रांच को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। चौथा एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग केमिकल सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं। और पांचवा आप लोग को बतलाए हम बायोकेमिस्ट्री, जो जैव रसायन इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वैसे प्रोसेस का जो जीवों के शरीर में होता है या जीवों से वो प्रोसेस रिलेटेड है, उसका अध्ययन हम लोग बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन में करते हैं। जैव रसायन में करते हैं। हम लोग अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में और जान लें। अब हम लोग बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में यानी भौतिक रसायन में क्या पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कह रहे हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन में हम लोग पदार्थ के, मैटर के कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। लेकिन किसके प्रिंसिपल से, किसके कंसेप्ट की मदद से? फिजिक्स के कंसेप्ट और प्रिंसिपल के मदद से। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग
मैटर के कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, लेकिन किसके प्रिंसिपल से, किसके सिद्धांत से, किसके अवधारणाओं की मदद से, किसके कंसेप्ट की मदद से? फिजिक्स के अवधारणा और कंसेप्ट्स की मदद से अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग मैटर के कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज का अध्ययन फिजिक्स के प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स के मदद से अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। मैटर के कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज का अध्ययन अगर हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स के मदद से अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा ब्रांच जो है जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग कार्बन के कंपाउंड का अध्ययन करते हैं, कार्बन के कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो कंपाउंड का अध्ययन करते हैं उसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी निश्चित रूप से पाया जाता है। इसीलिए इसके डिफिनीशन को थोड़ा सा परिवर्तन हम कर रहे हैं और लिख रहे हैं, अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी केमिस्ट्री के वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव माने उसके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न के मतलब हुआ जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुआ डिफरेंट प्रतिक्रियाओं के द्वारा, डिफरेंट रिएजेंट से प्रतिक्रिया के उपरांत, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं अब हम लोग ये जान लें। तो हाइड्रोकार्बन्स वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी वैसे यौगिक, वैसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ये दोनों एलिमेंट्स के एटम के अलावा और कोई एलिमेंट्स उसमें नहीं पाया जाता है। तो वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है और वैसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ कुछ उदाहरण जो हम दिए हैं उसको आप लोग देख रहे होंगे। एक है CH4, CH4 को मीथेन कहते हैं। तो CH4 का एक मोलेकुल जो है एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। आप समझ रहे होंगे कि इस मीथेन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा और किसी दूसरे एलिमेंट्स का एटम इसमें मौजूद नहीं है। इसीलिए मीथेन किसका उदाहरण है? हाइड्रोकार्बन का। सिमिलरली यानी उसी तरह C2H6 इथेन, इथेन में भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। इथेन का एक मोलेकुल 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। उसी प्रकार बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, जिसका फॉर्मूला है, सूत्र होता है बेंजीन का C6H6। ऐसा माने देखा गया है कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका निर्माण हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्शन कराकर, प्रतिक्रिया कराकर बनाया जा सकता है। इसीलिए हम हाइड्रोकार्बन को बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पेरेंट्स कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर कॉमनली कॉल्ड पेरेंट्स ऑफ ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा बच्चों, अब जो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज हैं उसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोग ने मेरी जो हमने पढ़ाया उसको उम्मीद है कि ठीक से समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं।